नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो रही है और कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु चालू हो जाएगी। मतलब जो आदान काल जो होता है वो खत्म हो जाता है और विसर्ग काल चालू होता है। आदान काल में शरीर का बल जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और विसर्ग काल में धीरे धीरे जो है अपने शरीर का बल बढ़ने लगता है। तो आइए जानते हैं कि वर्षा में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जो वात बढ़ती है वो वर्षा ऋतु में ठंडी और नम हवाओं के प्रभाव से अत्यंत प्रकोपित हो जाती है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, गैस, शारीरिक थकावट आदि समस्याएं महसूस होने लगती है। इसके साथ में आसमान में घने बादल, अत्यधिक नमी और वात के असंतुलन के कारण हमारी जो पाचन शक्ति होती है, जो जठराग्नि होती है, वो अत्यंत कमजोर हो जाती है। इसलिए इस समय भारी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। वर्षा में आहार के 3 नियम बताए हैं। सबसे पहला, लघु और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, उष्ण और ताज़ा भोजन करना चाहिए और कुछ विशेष रसों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अपने कमजोर जठराग्नि के कारण हमेशा हल्के और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करने चाहिए, ताकि पाचन तंत्र पर अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़े। और हमेशा गर्म और ताज़ा बना हुआ भोजन लेना चाहिए, ताकि वात ज़्यादा नहीं बढ़े। और इस मौसम में ठंडा, बासी और फ्रिज में रखे हुए भोजन का सख्त परहेज करना चाहिए। इसके साथ में जो वात प्रकोपित हुई है उस वात को शांत करने के लिए अपने भोजन में मुख्यतः मीठे जो पदार्थ हैं या अम्ल रस वाले खट्टे पदार्थ हैं या लवण रस वाले जो नमकीन पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों का प्राथमिकता से सेवन करना चाहिए। पुराना गेहूँ, पुराने जौ, पुराने चावल, उन सभी का इस मौसम में प्रयोग करना उत्तम बताया गया है, क्योंकि ये बहुत ही पचने में हल्के होते हैं। मूंग दाल का सूप हो गया, अरहर की दाल का सूप हो गया, या मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां आती है उनका गर्म सूप बनाकर पी सकते हैं। सूप में हम हींग, जीरा और काली मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं। सीमित मात्रा में गाय का शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए, जो वात नियंत्रित करने और जठराग्नि को प्रदीप्त करने में काफ़ी लाभदायक होती है। लार ग्रंथियाँ हैं, उनको सक्रिय करने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक के साथ में मिलाकर चबा सकते हैं। इसके साथ में हमें किन किन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें इस समय बैक्टीरिया और कीड़े होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। साथ ही जो कच्ची सब्जियां होती है वो पित्त को भी बढ़ा सकती है। वर्षा ऋतु में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दही का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है, क्योंकि दही पचने में भारी होता है और शरीर के स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है। ताज़ी छाछ हम पी सकते हैं। कच्चा सलाद और स्प्राउट्स, ये खाने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी पचने में भारी होता है। इनकी वजह से पेट फूलने या गैस एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। तिल के तेल से पूरी शरीर की मालिश कर सकते हैं। ये अपने प्रकोपित वात को काफ़ी तेजी से शांत करने का कार्य करता है। इस मौसम में दिन में सोना आयुर्वेद के हिसाब से पूर्ण वर्जित है, क्योंकि ये पाचन क्रिया को और अधिक मंद कर देता है और शरीर में भारीपन लाता है, जिससे कफ बढ़ने की भी संभावना रहती है। वातावरण में नमी के कारण और फंगल इन्फेक्शन का खतरा होने के कारण हमें हमेशा पूर्ण रूप से सूखे हुए और साफ सूती कपड़े पहनने चाहिए। वर्षा ऋतु में पंचकर्म का बहुत विशेष महत्व बताया है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में जो प्रकोपित वात है उसको संतुलित करने के लिए पंचकर्म के अंतर्गत बस्ती चिकित्सा को सर्वोत्तम माना गया है। और ये भी कहा गया है कि बस्ती वात रोगों का अर्ध चिकित्सा है। मतलब बस्ती लगा ली, मतलब आपका आधी चिकित्सा तो वैसे ही हो गई, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो टॉक्सिन संचित होते हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर वात से जो रोग उत्पन्न होते हैं, यानी जो वर्षा ऋतु में जो लोग बोलते हैं कि मेरे तो जोड़ों में दर्द रहता है, साइटिका का दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या पेट के संबंधित जो समस्याएं होती है, उन सभी में
बस्ती चिकित्सा बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करती है। इसके साथ में हम अभ्यंग भी करवा सकते हैं। अभ्यंग में कल्याण तेल या राफा का जॉइंट ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है। पीने के पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नदियों का, तालाब का, इस टाइप का जो पानी होता है वो हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में पीने का जो पानी होता है वो अधिकांश बीमारियां जैसे पीलिया, टाइफाइड, डायरिया आदि का कारण बनता है। तो उसके लिए हम पानी को अच्छी तरह से उबाल कर गुनगुना या ठंडा होने के बाद में पी सकते हैं। अगर हम गाँव में रहते हैं तो हमें कुएं का जल का प्रयोग करना चाहिए। जो पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह डालते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, फिटकरी भी घुमा सकते हैं, उनसे जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं और जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। धूपन चिकित्सा वो भी हम कर सकते हैं। तो वर्षा काल में जो घरों में नमी आ जाती है या फंगस की वजह से जो बैक्टीरिया, वायरस अपने तेज़ी से पनपते हैं, जिनके कारण इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो हम नीम के जो सूखे पत्ते हैं, गुग्गुल है, लोबान है, कपूर, चंदन, इन सभी को मिलाकर सुबह शाम धूपन कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक सैनिटाइजर की तरह हवा को शुद्ध करके मच्छरों, बैक्टीरिया, वायरस है और मक्खियों को दूर भगाने का काम करता है। आहार के अंदर हमें पुराना अनाज, गर्म सूप, गाय का घी, लहसुन, हींग और सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, दही, मैदा, बासी और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखना चाहिए। गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए, पैरों को सूखा और साफ रखना चाहिए और तेज बारिश में भीगने से, दिन में सोने से और नंगे पैर गीली मिट्टी में चलने से परहेज रखना चाहिए। पीने वाली चीज़ों में जो है उबला हुआ गुनगुना पानी ले सकते हैं, हर्बल काढ़ा ले सकते हैं या अदरक वाली चाय ले सकते हैं। फ्रीज में रखा हुआ पानी या जो कोल्ड ड्रिंक हो गए या कच्चा दूध है उनसे परहेज रखें। एक्सरसाइज में हम हल्का योगासन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। इसके साथ में भारी कसरत, जिम में भारी वजन उठाना, ये सब परहेज रखना चाहिए, क्योंकि ये सब वात को बढ़ाने वाले हैं। जिनको भी वर्षा ऋतु में जॉइंट से संबंधित समस्या रहती है, दर्द वगैरह रहता है या बादलों की वजह से उनको लगता है कि हमारा दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो वो श्री राधे आयुर्वेदिक चिकित्सालय जोधपुर और आयुर नेचुरो हॉस्पिटल उदयपुर में संपर्क कर सकते